स्टूडेंट्स, आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत अस्टिलैगो के बारे में हमने कल बात की थी पिछले वीडियो में। तो आज हम अस्टिलैगो द्वारा जनित रोग लूज स्मट ऑफ व्हीट के बारे में बात करेंगे। कल हमने जो देखा कि अस्टिलैगो टेट्रिसाई जो है यह डिवीज़न यूमाइकोटिना के सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत आने वाले क्लास टीलियोमाइसिटीज, जिसके अंतर्गत दो ऑर्डर आते हैं, एक तो यूरिडिनेल्स और दूसरा अस्टिलेजिनेल्स। यूरिडिनेल्स के अंतर्गत रस्ट फंजाई को रखा गया है, जबकि अस्टिलेजिनेल्स के अंतर्गत स्मट फंजाई को रखा गया है। तो हमने अस्टिलेजिनेल्स से संबंधित जो वैशेषिक लक्षण थे उनके बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा कि जो अस्टिलेजिनेल्स है इसमें इंटरकैलरी टीलियोस्पोर्स पाए जाते हैं, अंतर्वेशी प्रकार के टीलियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। इसमें जो है दो होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यूरिडिनेल्स के अंतर्गत या रस्ट के लिए दो या एक से अधिक होस्ट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने कल अस्टिलैगो से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो वैशेषिक लक्षण हैं उनके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार सोमेटोगैमी के अंतर्गत द्विकेंद्रकीय भवन होता है, दो जर्म ट्यूब आपस में मिल जाती हैं और एक जो कोशिका होगी उसके अंदर दो केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। ये दोनों केंद्रक शीघ्र ही एक दूसरे से मिल जाते हैं, अर्थात केंद्रक संलयन हो जाता है और फ्यूजन के द्वारा जो केंद्रक निर्मित होता है वह द्विगुणित प्रकार का होता है। तो कल हम इसके बारे में बात कर चुके थे। आज हम इसका जो रोगजनक है अस्टिलैगो टेट्रिसाई, इससे संबंधित रोग लूज स्मट डिजीज़ ऑफ व्हीट के बारे में बात करेंगे। यहाँ सामने आपको इसकी पूरी लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है लूज स्मट ऑफ व्हीट की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हीट में यह किस प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। देखिए, ये जो व्हीट का प्लांट है यह जहाँ जहाँ पाया जाएगा वहाँ वहाँ पर इसका जो है अस्टिलैगो का संक्रमण देखने को मिला है। इसकी जो बालियाँ हैं, इस बालियों में यह संक्रमण उत्पन्न करता है और लगभग 30 से 40% की जो है डिस्ट्रक्टिव होता है, यह तो क्रॉप को नुकसान पहुंचा देता है। तो इसको देखने के लिए हमको इसमें देखना होगा कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन से सिम्टम्स कॉज करता है। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यह कल हमने बात की थी कि जो बाली है उसकी, वह बाली जो है पूरी तरीके से काले रंग के चूर्ण में या पाउडर में बदल जाती है, अर्थात जो बीज होंगे वे प्रतिस्थापित हो जाते हैं काले रंग के चूर्ण पाउडर जो कि टीलियोस्पोर्स के होते हैं। तो इस प्रकार इसमें ये जो मुख्य और सबसे सीवियर जो सिम्टम है यह है कि काले रंग के चूर्ण का उपस्थित होना। इसके अतिरिक्त इसमें पुष्पन से पूर्व इस रोग के लक्षण संक्रमित पादप के किसी भी अंग में वैसे परिलक्षित नहीं होते हैं, परंतु जब उसकी रोगग्रस्त जो बालियां हैं वह स्वस्थ पादपों की बालियों से पहले ही प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो रोगग्रस्त बालियां हैं स्वस्थ पादपों की जो बालियां हैं उनके ऊपर उठी रहती हैं। तो जो डिजीज्ड ईयर्स हैं या फिर ये जो सिम्टोमेटिक ईयर या रोगग्रस्त जो बालियां हैं, इनके स्पाइकलेट्स भी जैतूनी हरे रंग के या काले रंग की चूर्णी पाउडरी जो टेल्यूटोस्पोर्स होते हैं, जैसे कि हमने कल देखा कि अस्टिलैगो टेल्यूटोस्पोर्स उत्पन्न करता है, इनके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। शुरू में जो बीजाणु है वो सारे जो बीजाणु होते हैं वो एक समूह के रूप में रहते हैं, जिसको हम स्पोर मास भी कहते हैं। ये जो स्पोर मास है एक कोमल पतली और एक सिल्वरी झिल्ली से घिरी रहते हैं। ये जो झिल्ली है जब बालियां निकलती हैं उस समय फट जाती हैं और इसकी वजह से
सारे के सारे जो स्पोर मास है ये अनावृत हो जाते हैं, अर्थात बाहर की ओर निकल जाते हैं और पाउडरी जो ब्लैक पाउडर है वो बाहर की ओर निकलने लग जाता है। इसमें जो पादप होगा, संक्रमित पादप, उसके सामान्यतः सभी ईयर्स और जो स्पाइकलेट्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, और जो पुष्पक्रम है उसके ऑन जो होते हैं स्पाइकलेट्स के, उसके अतिरिक्त सारा का सारा जो भाग है वो नष्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है स्पाइकलेट जो है वो पूरे के पूरे रोगग्रसित हो चुके हैं और काले रंग का पाउडर जो है इसमें बन गया है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इन्फेक्टेड ओवरी है यहाँ पर, ये इस इन्फेक्टेड ओवरी में भी काले रंग के चूर्ण बन चुके हैं। ये जो पूरा रोग है इसके एस्टिलोगो न्यूडा वैरायटी टेट्रिसाई के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये इस रोगजनक के द्वारा जो कवक जाल माइसीलियम जो उत्पन्न किया जाता है वह ब्रांस्ट होता है, बहुशाखित होता है, पटयुक्त होता है और केंद्रक युग्मी होता है। केंद्रक युग्मी की हमने बात की थी कि इसमें जो है केंद्रक युग्म के रूप में पाया जाता है, 2 केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कोशिका में 2 केंद्रक हैं, परंतु शीघ्र ही ये जो 2 केंद्रक है आपस में संलयित हो जाते हैं और एक केंद्रक का निर्माण करते हैं जो कि 2N होता है। क्लैंप बंधन इसमें अनुपस्थित होते हैं एवं चूषकांगों का भी अभाव होता है। इसके बारे में हमने कल बात की थी कि इसमें होस्टेरिया नहीं पाए जाते। होस्टेरिया नहीं पाए जाते तो ये जो माइसीलियम है, माइसीलियम के अनेक शाखाएं निकलेंगी और ये जो शाखाएं हैं चूषकांगों की तरह व्यवहार करती हैं, अर्थात परपोषी पादप से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। परपोषी जो है होस्ट है या गेहूं का जो पादप है उसके कायिक भागों में और जो स्पाइकलेट्स हैं उनको संक्रमित करते समय जो माइसीलियम होता है वह इंट्रासेल्यूलर होता है, और जब स्मट स्पोर्स बनते हैं और नए पादप जो है संक्रमित होता है उस समय ये इंटरसेल्यूलर हो जाता है। जो हाइफी होते हैं इसके वे कांचाभ होते हैं और परिपक्व होने पर इनका रंग भूरा हो जाता है। स्मट स्पोर मासेज जो होते हैं वे वास्तव में बने होते हैं टेल्यूटोस्पोर्स के। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये टेल्यूटोस्पोर्स हैं। इन टेल्यूटोस्पोर्स में भी आप देख रहे हैं कि 2 केंद्रक उपस्थित हैं, ठीक है। तो द्विकेंद्रक ये है। जब ये जो दोनों केंद्रक हैं ये कैरियोगेमी हो जाएगी। कैरियोगेमी का मतलब कि दोनों केंद्रक एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, संलयित हो जाएंगे। तो इस प्रकार बनने वाला जो होगा ये 2N होगा, ठीक है। डिप्लोफेज भी ये इसको डिप्लोफेज हो गई, यानी कि द्विगुणित प्रावस्था उत्पन्न हो गई है। जो टेल्यूटोस्पोर हैं वो गोलाकार होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो टेल्यूटोस्पोर हैं गोलाकार हैं या अंडाकार होते हैं, जैतूनी हरे, ऑलिव ग्रीन, एक कोशिकीय होते हैं या ब्लैक कलर के होते हैं। इनकी जो द्विस्तरीय भित्ति होती है उसका बाह्य आवरण स्पाइनी होता है, छोटे छोटे आवरण पाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको। इसमें बाहर की ओर स्पाइन्स निकले हुए हैं ऐसे। जो अपरिपक्व टेल्यूटोस्पोर होता है उस वह केंद्रक युग्मी होता है, अर्थात ये जो टेल्यूटोस्पोर है यह अपरिपक्व है, यानी कि अभी मैच्योर नहीं हुआ है। जबकि जो ये वाला जो है ये स्पोर ये परिपक्व हो चुका है। तो अपरिपक्व और परिपक्व में क्या होगा कि अपरिपक्व जो होगा इसमें टेल्यूटोस्पोर्स द्विकेंद्रक ही होते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो परिपक्व होगा उसमें 1 केंद्रक पाया जाता है और ये 2N होता है। 2N कैसे होता है, ये 1N और 1N दोनों मिल जाते हैं तो ये हो जाएगा 2N हो जाता है। ये जो रोग है गेहूं का लूज स्मट डिजीज़ ऑफ फीट, यह एक सीड बॉर्न डिजीज़ है।
अर्थात इसमें पहले से जो संक्रमित बीज होंगे यदि उनको उगा दिया जाता है तो वो संपूर्ण पादप को नष्ट कर देता है, ठीक है, नए पादप में। तो कहने का मतलब है रोग का जो संक्रमण है वह बीजों के द्वारा होता है, इंटरनली सीड बोर्न होता है। और रोगजनक जो है बीजों में प्रसुप्त काल में रहता है, और जब इस बीज को स्वस्थ बीजों के साथ उगा लिया जाता है तो इनके अंदर उपस्थित जो कवक जाल है या माइसीलियम है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीज के अंदर इन्फेक्टेड ओवरी है, तो इसके अंदर जो कवक जाल है ये सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होने पर यह परपोषी के साथ साथ उसकी अंतर कोशिकीय स्थलों में भी वृद्धि करने लग जाता है। इससे हाइफी जो होगा वह परपोषी के वृद्धि क्षेत्र जो होंगे, ग्रोथ एरिया, उनके ठीक पीछे उपस्थित रहते हैं। तने के निचले भागों के ऊतकों में उपस्थित जो कवक सूत्र होते हैं वे क्षीण हो जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वृद्धि क्षेत्रों के ठीक पीछे ये हमेशा उपस्थित रहते हैं और वृद्धि करते रहते हैं। रोगजनक के उद्दीपन से परपोषी की वृद्धि भी त्वरित हो जाती है, जिसकी वजह से जो बालियाँ जिसकी हमने बात की थी, जो संक्रमित बालियाँ हैं वह पहले उत्पन्न हो जाती हैं, पहले आ जाती हैं बाहर की ओर। तो अब इसमें जो इसकी बात कर रहे हैं हम जीवन चक्र की, इसमें हम देखते हैं कि ये जो बाह्य चोल है इसको फटने के पश्चात इनका जो कवक सूत्र एक नलिकाकार रूप में निकल जाता है। इस नलिकाकार रूप में निकलने वाले में 4 अगुणित और पंक्तिबद्ध कोशिकाएं बन जाती हैं। 4 अगुणित होती हैं और वह पंक्तिबद्ध होती हैं, ठीक है, यानी कि एक पंक्ति में बनी हुई होती हैं। ये कोशिकाएं प्रोमाइसीलियल सेल कहलाएंगी। ये कहलाएंगी प्रोमाइसीलियल सेल। ये जो प्रोमाइसीलियल सेल है इसकी एक कोशिका में एक केंद्रकीय कवक सूत्र निकलता है। एक कोशिका से आप देख रहे हैं कि एक कोशिकीय कवक सूत्र निकल गया है, ये संक्रमण सूत्र जिसको इन्फेक्शन थ्रेड भी कहते हैं। इन 4 संक्रमण सूत्रों में से 2 तो होंगे पॉजिटिव और 2 होंगे नेगेटिव। तो दूसरे ये क्या विपरीत प्रभेद के हो गए, तो ये जो 2 प्रभेद होंगे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा मान लो, तो इन दोनों के मध्य एक तरीके से संलयन हो जाता है और इनके संलयन से द्विकेंद्रकीय भवन हो जाता है। अर्थात एक कोशिका में आपको यहाँ पर पर 2 केंद्रक दिखाई देंगे। तो द्विकेंद्रकीय भवन से बनने वाला जो माइसीलियम है वह द्वितीयक माइसीलियम कहलाएगा। पिछले वीडियो में बात हुई थी, हमारे सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो वर्तिका से होता हुआ और फिर बीजांड में पहुंच जाता है। बीजांड में पहुंच जाएगा और यह बीजांड में जो माइसीलियम पहुंचा है हाईली ब्रांच्ड होकर अपरिपक्व भ्रूण और उसके बीज पत्र में प्रवेश कर जाता है। तो जब होस्ट के जो दाने परिपक्व हो जाएंगे तब यह माइसीलियम डोरमेंट स्टेज में रह जाएगा, ये प्रसुप्तावस्था में हो जाता है। और जब इन संक्रमित जो गेहूं के जो दाने हैं अन्न कण हैं, ये जब फिर से इनको उगाया जाएगा स्वस्थ पादपों के साथ तो ये संक्रमण को उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा इसका जीवन चक्र है, ठीक है। अब इसके मैनेजमेंट की हम बात करें कि इसको रोग को किस प्रकार रोका जा सकता है, किस प्रकार इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो इसके लिए कुछ एक्चुअली ये सीड बॉर्न डिजीज़ है, तो इसमें देखने की बात ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसको जो बीज हैं उनको अलग कर लें, हेल्दी सीड्स को, और जो सिम्टोमेटिक सीड्स हैं जिनमें लगता है कि इनमें लोज स्मट हुआ है, तो ऐसे बीजों को उगाने से बचना चाहिए। और यदि ऐसे बीजों को उगा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संक्रमण फैलेगा। तो इसके रोग के प्रबंधन के लिए प्रतिरोधी उपजातियों का भी उपयोग किया जाता है। स्मट रोग के मैनेजमेंट के लिए जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं वो कुछ हैं NP710, 718, 770, बंशी 224, VL421 एंड WL410 इत्यादि। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का उपयोग किया जाए। रोगग्रस्त पादपों को हटाने की बात हो ही गई है कि रोगग्रस्त पादप जो हैं उनको हटा दिया जाए, अन्यथा उनमें जो बीज होंगे वे अगली पीढ़ी में संक्रमित करेंगे दूसरे स्वस्थ गेहूं के पादपों को। क्रॉप रोटेशन जो कि सभी रोगों
को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक प्रभावी उपाय है, जिसमें क्या होता है कि आप एक बार जब गेहूँ लगाते हैं तो अगली बार उसी जो मौसम है उस मौसम के अकॉर्डिंग दूसरी फसल लगाई जाए, तो क्रॉप को रोटेट करते रहें। तो ऐसी स्थिति में जो है टेल्यूटो स्पोर्स होंगे या उसके जो भी स्पोर्स हैं उनको होस्ट नहीं मिल पाएगा और वो जो है आगे संक्रमण करने में सक्षम नहीं होंगे। अब ये चूँकि स्मट डिजीज़ जो है सीड इन्फेक्शन की वजह से उत्पन्न होती है, तो सीड बॉर्न होते हैं, तो सीड को डिसइंफेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ डिसइंफेक्टेंट एक्रोसन, जीएन, स्परगोन, सल्फ़र जो है पाउडर इत्यादि के द्वारा इनको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कुछ सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स होते हैं, ये भी जो है रोग को कंट्रोल करते हैं, जैसे विटावैक्स है, कार्बोक्सिन है, बेविस्टीन है इत्यादि, मैनेव इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट तो है ही जो फिजिकल ट्रीटमेंट में होता है। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट भी या सूर्य के द्वारा जो उपचार है, सूर्य के ताप उपचार, उसके द्वारा भी इस रोग को मैनेज किया जा सकता है। तो आज हमने लूज स्मट ऑफ व्हीट को बारे में पढ़ा और इसको समझा।